अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। खुदाए ताला ने इस कायनात में मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा किया, जैसे चरिंद, परिंद, इंसान, हैवान वगैरह। मगर ऐसी भी कुछ मखलूक़ात हैं जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, यानी जिन्नात। जी हाँ, जिन्नात का वजूद हकीकत पर मबनी है और जादू टूना, काले इल्म वगैरह एक हराम काम है। पर अफसोस सद अफसोस कि हमारे माशरे में बहुत से मासूम लोग भी इसका शिकार बन जाते हैं। और ऐसे ही कुछ वाक़यात और मसाइब ने मेरे अपने साथी घर का घेराव भी किया है। इसमें से आज एक वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ा करता था। ये स्कूल गली में था और इसके अतराफ में घर। हमारा घर स्कूल के बिल्कुल बराबर में था। इस स्कूल का रब्ता बहुत बड़ा नहीं था, जैसा कि आम तौर पर गवर्नमेंट स्कूलों का होता है। लेकिन एक बात थी कि यहाँ गेट से दाखिल होते ही एक काफी बड़ा दरख्त था, जो कि काफी पुराना लगता था। चौकीदार चाचा सारा दिन उसी दरख्त के नीचे डेरा डाल कर बैठा रहता। पहले वो सुबह की शिफ्ट की ड्यूटी देता और फिर शाम 6 बजे स्कूल के गेट पर ताला लगाकर घर को चला जाता। ये सिर्फ एक दरख्त नहीं था, यहाँ मैदान में और भी दरख्त थे, लेकिन ये दरख्त एक तरह से हमारे घर की दीवार के साथ ही था। हमारे लिए तो ये बड़ा ही अच्छा था। मैं और मेरा छोटा भाई, जो कि उस वक्त तीसरी जमात में था, हम दोनों बस 2 मिनट पहले घर से निकलते और असेंबली में पहुंच जाते। हमारा 2 कमरों का मुनासिब सा घर था। ऊपर छोटी सी छत थी और इस साल अम्मी ने कमेटी डालकर ऊपर कमरे डलवा दिए थे। अम्मी ने यही सोचा था कि जब लाइट वगैरह जाती रहेगी तो हम लोग ऊपर जाकर सो जाया करेंगे। लेकिन ज्यादातर छत कपड़े फैलाने के काम ही आती। पहले तो हमारा घर इतना ऊंचा नहीं था, पर जब से ऊंचा हुआ तो हमारे घर की छत से वो दरख्त नजर आने लगा, बल्कि हम अपनी छत से बासानी उसे छू सकते थे। लेकिन अम्मी की तरफ से बिला वजह छत पर जाने पर पाबंदी थी। भाई छोटा था और मुझे खुद भी कोई इतना शौक नहीं था। हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी। हम हर साल की तरह इस साल डंडो आदम नानी के घर नहीं जा रहे थे, क्योंकि इस साल छुट्टियों में हमारी फुप्पो के बेटे की शादी थी। शादी छुट्टियों के आखिर में थी, लेकिन तैयारियां उरूज पर थी। अम्मी रोज फुप्पो के साथ बाजार चली जाती। फुप्पो, मेरा कज़न जो मेरा हम उम्र भी था, उसको हमारे घर छोड़ जाती। हम दोनों की आपस में बहुत बनती थी। हम मिलकर चिप्स खाते, कभी कुछ, और फिर हम होते और टीवी पर। उस दिन गर्मी और हफ्स बहुत दिन तो हमने गुजार ही लिया, पर शाम हुई तो मुझे याद आया कि अम्मी बोल कर गई थी कि छत से कपड़े उतार। हम दोनों छत पर गए। ऊपर भी हफ्स था, लेकिन हमें छत पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और मेरा कज़न कपड़े उतारने के बजाय छत से स्कूल में झांकने लगे। मैं उसे अपना क्लास रूम दिखा रहा था। ढलती शाम में बंद स्कूल वीरान और अजीब लग रहा था। दरवाजे खिड़कियां बंद थी। चौकीदार चाचा रोज आता तो था, लेकिन चंद घंटों बाद वापस चला जाता। हम दोनों की इधर उधर ताक झाक चल रही थी। स्कूल का व्यू ठीक से देखने में उस दरख्त की घनी शाखें आड़े आ रही, जिसकी वजह से हमें उलझन हो रही थी। मेरा कज़न छत के कोने में पड़ा वाइपर उठा लाया और उससे दरख्त की शाख को हटाने लगा। शाखों को इस तरह हटाने से हमें वो दिख गया जो हम देखना चाह रहे थे। मैं अपने कज़न को इशारे से अपना क्लास रूम दिखा रहा था कि अचानक मेरी नजर नीचे की शाख पर बंधी एक कपड़े की पोटली पर पड़ गई, जो वहां बांध कर लटकाई गई।
मैंने अपने कजन को दिखाया कि देखो ये क्या है। तब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसे तो जैसे ठन गई। उसने मुझसे कहा, जाओ कोई और वाइपर या डंडा है तो लेकर। मैं भी बगैर सोचे समझे उसके कहने पर भाग कर नीचे से झाड़ू साफ करने पर डंडा ले आया। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरा कजन मुंडेर पर चढ़कर बैठा। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि तुम ऊपर क्यों चढ़ गए हो, गिर जाओगे। मैंने उसे देखते ही टोका, लेकिन उसने मुझे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। वो मुझे इशारे से पास बुला रहा था। एक डंडा तो उसने दरख्त पर अटकाया हुआ था। मेरे हाथ से उसने वो डंडा भी ले लिया जो खासन बड़ा डंडा था। डंडा नीचे करने पर वो आसानी दरख्त पर बंधी उस पोटली तक जा रहा था कि फिर मेरे कजन ने उस पोटली को डंडा मारना शुरू कर दिया। दरअसल हम दोनों को ही तजस्सुस था। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तीसरी दफा मारने पर उससे ऐसी आवाज आई जैसे पानी में छपाके की आवाज होती, और वो फट गई। उसमें कोई भी पानी वाली चीज नहीं थी। उसमें से जो गिरा वो थे कुछ नींबू, बालों के कुछ जले हुए कपड़े और भी कुछ था, लेकिन बस हम यही देख सके। अभी हम ये देख ही रहे थे कि चीख एक गंदी सी आवाज निकलती हुई हमारे सरों पर से इंतहाई करीब से गुजरी, और हम दोनों ही ने कहा कि उसी वक्त चौकीदार चाचा ने न जाने कहां से आया। उसने जोरदार चीखने की आवाज निकाली और कहा, ये किसने गिरा दिया। नीचे जो कौन चीजों को देख रहा था उसने हमें नहीं देखा था। हम दोनों तो जैसे बिजली की तेजी से पीछे हटे और नीचे की तरफ भागे। पर न जाने मेरा कजन किस चीज में उलझा कि सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले ही गिर गया। मैं उस वक्त आधी सीढ़ियां उतर चुका था। उसके आवाज देने पर वापस पलट कर आया और उसे उठाया। हम दोनों बेतरतीब सांसों के साथ नीचे कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गए। मैंने शुक्र का सांस लिया कि बच गए, जबकि मेरा कजन लेटा खामोशी से छत को घूर रहा था। मुझे इसके इस तरह खामोश लेटने से उलझन हुई। मैंने पूछ ही लिया कि क्या हुआ भाई, तुम्हें चोट लग गई है क्या? पर उसने जो जवाब दिया उसने मुझे हैरान कर दिया। उसका कहना था कि वो भाग कर आ रहा था कि अचानक किसी ने उसके पैरों को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो मुंह के बल जा गिरा। मुझे लगा कि उसका फहम होगा, उसको अहम हुआ होगा। मैंने इस बात को कोई अहमियत न दी। मैं उसे बोलकर किचन में शरबत बनाने चला गया। जब मैं कमरे से निकला तो उस वक्त तो जाग रहा था, लेकिन जब शरबत बनाकर लौटा तो वो सो चुका था। मुझे हैरत हुई। मेरी आवाज देने पर भी वो ना उठा तो मैं बाहर आकर टीवी चलाकर बैठ गया। शाम आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। मुझे लगा कि बारिश होने वाली है। मैं फौरन कपड़े उतारने ऊपर चला गया। वाइपर और डंडा रास्ते में पड़ा था, उसे उठाकर जगह पर रखा। जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगा। हल्की हल्की फुहार होना शुरू हो गई थी। मैंने नोटिस किया कि जब मैं ऊपर आया तो कौवा हमारी छत की मुंडेर पर बैठा था। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, पर मैंने उस वक्त तो उसकी तरफ गौर नहीं किया। लेकिन कपड़े उतारते वक्त मेरी नजर उस पर चली गई।
और जब गौर से उसकी तरफ देखा तो मुझे वो कौवा बड़ा ही कोई मकरू शक्ल का लगा। उसकी तो आंखें भी कुछ अजीब सी थी। उसकी तरफ नजर डालते ही मैं डर गया। ढलते सूरज की रोशनी में उसकी शक्ल बहुत अजीब लग रही थी। और मसला ये था कि मुझे नीचे जाना था, पर मैं जिस जगह से होकर गुजरता उसी दीवार पर बैठा था। मुझे न जाने क्यों उससे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। बूंदाबांदी अब तेज बारिश में बदल चुकी थी, पर यह ऐसा ढीठ कौवा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मनूस कौवा उसी तरह मुझे घूर रहा था, पर मेरे हाथ में कपड़ों का कच्छर तेजी से भीगने लगा तो मैं डरकर जल्दी से नीचे भागा। पर जैसे ही दीवार के पास से गुजरा जिस पर कौवा बैठा था, एक कड़ी सी आवाज जो कि कानों में घुस जाती है वो मेरे कानों ने सुनी, और मैंने गैर इरादी तौर पर उंगली कानों में ठूस ली। मेरे हाथ से कुछ कपड़े गिर भी गए, लेकिन मुझे खौफ का इतना शदीद गलबा हुआ कि ना मैं पलटा और ना मैं रुका, सीधा भाग कर नीचे आ गया। कुछ कपड़े मैंने शायद जीने पर भी गिरा दिए थे। कमरे में लाकर मैंने कपड़ों का कट बिस्तर पर फेंका और अपने कजन को आवाजें लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। बारिश जोरों की चल रही थी और हमारी माएँ अभी तक लौटी नहीं थी। ऊपर से मेरा कजन को न जाने क्या हो गया था। तो सही यार, मुझे डर लग रहा है। मैं उसके करीब आकर उसे हिलाने लग गया, पर वो बिस्तर पर चुप लेटा छत को घूर रहा था। अब तो मुझे उसे भी देखकर डर लगने लगा था। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मैंने उसे जोर से झंझोड़ डाला और फिर जैसे वो होश में आया कहने लगा कि यार, हमसे बड़ा गलत हो गया। हमें उस दरख्त पर डंडा नहीं मारना चाहिए था। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोया। और अब मुझे भी एहसास तो हो रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। बारिश की तेजी के साथ साथ लाइट भी चली गई और अब तो मुझे भी रोना आने लगा। वो तो शुक्र है कि उसी वक्त गली में रक्षा रोकने और दरवाजा जोर से बजने की आवाज आई और अम्मी लोग आ गए थे। मैंने भाग कर दरवाजा खोला। पप्पू, अम्मी, मेरा भाई सामान से लदे भदे घर में दाखिल हुए। वो लोग बातें करते आ रहे थे और शुक्र कर रहे थे कि आराम से घर पहुंच गए। फप्पू को मेरा कजन नजर ना आया तो वो आवाज देने लगी, लेकिन वो फप्पू की आवाज देने पर भी उठकर आया नहीं। अंधेरे कमरे में लेटा मैं जाकर उसे जबरदस्ती उठाकर लाया। इमरजेंसी लाइट की रोशनी में हम लोग उनकी लाई हुई शॉपिंग देखने लगे। उस नामुनासिब रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात सबकी नजरों से छुप गए। शदीद बारिश की वजह से वो हमारे घर ही रह गई। कोई और वक्त होता तो उनके रहने पर मेरी खुशी की कोई ठिकाना न होता, लेकिन आज शाम के वाक़े से हम दोनों की ही बत्ती गुल थी। खाना बाजार से मंगवाया गया और अंधेरे में ही खाना खाया गया। खाने के दौरान ही लाइट आ गई। अम्मी तो किचन समेटने की जिम्मेदारी देकर पप्पू के साथ कमरे में चली गई तो मेरा कजन वो भी दोबारा कमरे में घुस गया। मैत और बर्तनों का कुछ ढेर। मैं आज के वाक़े को सोचता बर्तन धो रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। ये एहसास इतना शदीद हुआ कि मैंने नजरें घुमाकर जायजा लिया। मेरी पहली नजर सीधी खिड़की पर गई और फिर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो मकरू शक्ल का कफा सहन में बैठा था। वो खिड़की से थोड़ा फासले पर था, लेकिन
वो वहां से मुझे इस तरह घूर रहा था। या अल्लाह, ये यहाँ भी आ गया। उसे देखते ही ये जुमले मेरे मुंह से निकल गए और मैं बर्तन छोड़ छाड़ भाग कर कमरे में गया। मैंने फूली सांसों के साथ अपने कज़न को सारा किस्सा सुना। वो तो अपनी दुनिया में गुम था। मेरा दिल चाह रहा था कि अब उसे एक थप्पड़ लगा दूं। ये सारा रायता उसी की वजह से फैला था और गुस्से में मैंने उसे पकड़कर झंझोड़ी डाला। बाहर भी आओ इस सदमे से यार। आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। तुम्हें तो कौवा दिख रहा है, मुझे तो उस वाक़े के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ काले साए मंडरा रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, हमें नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। उसकी ये बात कमरे में आती फुप्पो ने सुन ली। कौन नहीं छोड़ेगा? फुप्पो ने सख्त लहजे में हमसे पूछा। मेरे कज़न ने रोते हुए फुप्पो को सारी बात बता दी। उन्होंने सर पकड़ लिया। वो अम्मी को बुला लाई और अम्मी को जब सारी बात पता चली, वो बोली तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा है और वो जब्त कर रही थी। मेरे कज़न को तेज बुखार चढ़ चुका था। वो रात हम सब घर वालों ने एक कमरे में जाग कर गुजारी और वो कौवा बहुत देर तक सहन में बैठा रहा, जिसे सारे घर ने देखा। अम्मी अब्बू कुरान खोल कर पढ़ने बैठ गए। मेरे कज़न की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मेरे सर में भी शदीद दर्द था। हम दोनों को कुरान की तिलावत भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ये रात घर वालों को किसी भी तरह गुजारनी थी। सुबह जाकर किसी आलिम को बुलाया जा सकता था। फिर आधी रात के बाद मेरे सर का दर्द गया और वो कौवा न जाने फिर कहाँ चला गया, लेकिन मेरे कज़न का बुखार कम नहीं हुआ। सुबह अबू किसी आलिम को ले आए। उन्होंने पढ़ाई भी की और हिसाब। उससे ये तो हुआ कि कौवा फिर दिखाई न दिया। अबू उन आलिम साहब के साथ छत पर गए। आज दरख्त पर फिर से पोटली बंधी थी। आलिम साहब ने हमारा मसला तो हल कर दिया, लेकिन मेरे कज़न की तबीयत बड़ी मुश्किलों से संभली। वो किसी के किए काले इल्म के चक्कर में आ गया था। वो चीज़ मेरे कज़न के पीछे आ गई थी और शायद मुझे भी न छोड़ती, लेकिन बस अल्लाह का करम हुआ और उन आलिम साहब के इलाज से हम दोनों कुछ वक्त में संभल गए। अबू ने मालूमात करवाई तो वो चौकीदार चाचा इस तरह के कामों में मुलव्विस था। खास तौर पर छुट्टियों में वो ये काम किया करता था, क्योंकि उस वक्त स्कूल बंद होते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस तरह के हराम कामों और काले इल्म और जादू टोने से हम सबको महफूज रखे, क्योंकि मेरे दोस्तों ये वाक़या मेरी खुद की आप बीती है और न सिर्फ मैं बल्कि मेरा घर कांप उठता है अगर आज भी हम इस वाक़े का तसव्वुर भी करते हैं। और सिर्फ ये वाक़या मेरे साथ, मेरे शहर के लोगों के साथ नहीं, बल्कि दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात आए रोज़ किसी न किसी के साथ हो रहे होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी आप बीती है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इस तरह के वाक़यात से उन लोगों को अंदाज़ा दिला सकें और ख़ुद भी अंदाज़ा कर सकें कि किस तरह के कामों और किस तरह की चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए। क्योंकि शायद दरख्त पर बंधी उस पोटली को मेरा कज़न न छेड़ता तो वो रात हम पर न गुजरती। और उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरह की किसी दरख्त पर बंधी पोटली वगैरह को छेड़ने से गुरेज या एहतियात करेंगे। अपने वाक़यात, अपनी स्टोरीज हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर ये कहानी आपको सही लगी, पसंद आई या समझ में आई, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। बहुत शुक्रिया।